लोग हमारी शुरुआत देखते हैं, पर ये हम पर है कि हम क्या देखते हैं। छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी मंजिल तक ले जाती है। अगर आज हम लगे रहें ना, तो एक दिन वो भी आता है जब दूसरों के लिए हम ही रोशनी बन जाते हैं। हाँ, माना कि एक बूंद से समंदर नहीं बनता, पर रोज़ एक बूंद गिरती रहे तो समंदर बन जाता है। रोज़ 1 घंटा पढ़ना, रोज़ एक अच्छा काम करना, ये छोटा लगता है आज, लेकिन 1 साल बाद यही छोटा काम हमें वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ अधिकतर लोग पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने शुरू ही नहीं किया होता। पहले दिन बेशक मन नहीं लगेगा, परफेक्शन नहीं होगा, पहली बार है तो बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, पर गलती देखकर रुक जाना मतलब वहीं रह जाना। पर वही गलती से सीखकर आगे बढ़ना मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। हो सकता है कि आज हमारे पास ढेरों अभाव हो चीज़ों की, संसाधनों की। हो सकता है आज हमारे साथ भी कोई ना हो, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे मजबूत चीज़ है एक हमारे पास, हमारी दृढ़ इच्छा, जो रास्ता खुद बना लेगी। तो यदि हमारे मन में भी एक सपना है ना, तो रोज़ एक छोटा कदम उस सपने की ओर। आज का 1% एफर्ट कल का 100% रिजल्ट बनेगा। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? होप दिस मॉर्निंग ब्रिंग्स अस मोर ऑफ व्हाट वी एक्चुअली वांट। मैं भी ठीक हूँ, बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ज़्यादा कुछ बात ऐसी नहीं है। मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना। वैसे आज ज़्यादा कुछ काम था नहीं, पापा आज घर पर नहीं है, तो हम लोगों ने खाना बनाने से छुट्टी ले ली है, समझिए। बस साफ़ सफाई वाले काम थे थोड़े, तो वो करना है, और खाने में हमने सोचा है तहरी बना लेते हैं। थोड़ा एक दिन आराम हमें भी मिलना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर चावल मैंने बीन के अभी रख दिया है, और मेरा फ़ोन बार बार गिरता है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, और मैं रोई भी हूँ। इधर बीच वीडियोस नहीं आए ना, उसकी कहानी भी है, मैं वो बाद में बताऊँगी आप सभी को। नहा के आ रही हूँ और आपको पता है मैंने कुछ देखा है, तो बिल्कुल शांत रहना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ हाँ, ताकि ये जाग ना जाए। और ये पता नहीं कहाँ से आके यहाँ पे ऐसे दुबुक के बैठा हुआ है। बैठा नहीं हुआ है, मतलब सोया हुआ है ना। इसकी आंखें देखिए बंद है, कितना छोटा सा है। तो अभी नहाना धोना भी हो गया, और जैसे ही मैं नीचे जाने को होती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पर कुछ तो है, और अचानक से मैं डर जाती हूँ। लेकिन फिर नज़र पड़ती है तो दिखता है कि ये तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो कि हम ही लोगों से डर रहा है। अच्छा, ये ऐसे ना दुबुक के बैठा हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई मुझे कुछ मत बोले, मैं चला जाऊँगा, बस थोड़ा सा यहाँ से सब लोग हट जाओ। तो मैं भी हट गई, और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा वहाँ पे जा कर के, तो वो नहीं था, चल जा चुका था। 10:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में, और तबीयत अभी ना, दवाई मैंने खाई है तो कुछ ठीक लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वैसे एक ज़माना था जब मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करती थी, लेकिन अब वो रेगुलरिटी ख़त्म हो गई है। वैसे पहले घर पे आता ही रहता था हर रोज़ न्यूज़पेपर, तो वो आदत थी एक, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर बंद हुआ वो आदत छूट गई। लेकिन अभी हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने KVS की, तो बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूज़ की चीज़ें करंट में क्या चल रही हैं उससे अपडेटेड होते रहें हमेशा। और मुझे अच्छा लगता है वैसे ये काम, लेकिन मैं हर रोज़ भूल जाती थी। और आज भी मैंने ना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए थे अपने कवर करने, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे न्यूज़पेपर भी करना है। तो मैंने कल का ही जनसत्ता ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ था, इसमें ई-पेपर भी मिल जाता है, तो मैं बस वही डाउनलोड करके भी पढ़ रही थी। वैसे पूरे न्यूज़पेपर में नीट एग्ज़ाम, पेपर लीक, इन्हीं सब बातों पर चर्चा थी। ये 13 मई का दिन है, और इस दिन पहली बार मेरा फ़ोन गिरा था। फिर अगले दिन मैंने पूरा वॉइस ओवर करके पूरा वीडियो तैयार कर दिया था अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर मेरा फ़ोन गिरता है मेरे हाथ से, और फिर जो फ़ोन का सत्यानाश होता है, पूरा डिस्प्ले उसका ख़राब हो जाता है, और जो मैंने इतनी मेहनत से अपनी वीडियो बनाई थी वो भी डिलीट हो जाता है। अच्छा, डिस्प्ले ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो मेरी बन गई है तो वो अपलोड कर लेती हूँ कैसे भी, क्योंकि इतने समय से ये फ़ोन चला रही हूँ तो हैंडी हो गया है और समझ में आ जाता है कहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी ब्लर है दिख रहा है तो। लेकिन वीडियो अपलोड क्या करूँगी, मेरे हाथ से गलती से डिलीट हो जाता है वीडियो, और फिर जो मेरी हालत होती है इतनी मेहनत के बाद वीडियो पर काम करना और वो डिलीट हो जाना। तो वो था 15 मई का दिन, और आज है 23 मई का दिन।
आज फ़ोन बन के आ गया है तो मैं फिर से अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो मेरे ना यूट्यूब फीड पर बहुत दिनों से आ रही थी, तो मैंने इसे डाउनलोड करके रख लिया था और आज मैंने देखा तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो लगी मुझे। यहाँ पर सर हैं जो कि खुद KVS में एज ए PRT वर्किंग है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस और उनके आंसर क्या होने चाहिए ये सब बातें वो शेयर कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से भी सीखा और मुझे जो लगा मैंने नोट डाउन भी किया। 2-3 सर के वीडियोज़ थे, मैंने आज उसे कवर किया था और फिर मेरे सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। और शाम को जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि KVS का आंसर किया गया है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो लगा था कि नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट थे इस बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले का आ गया है आंसर की। वैसे आंसर की देखने से मैं हमेशा बचती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मुझे अपना आंसर की ज़रूर से देखना चाहिए। टियर 1 में भी मैंने नहीं देखा था। ये आंसर की वाली पूरी PDF है जिसमें कि बहुत ही नीचे जा कर के मिलता है हमें PRT वाला अपना आंसर की। मेरा सेट G2 था। मुझे इसलिए भी ज़्यादा हो रहा था ना आंसर की देखने को क्योंकि मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन गलत दिए हुए थे, तो उसमें क्या बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है मुझे वो देखना था सबसे पहले। और इंग्लिश में मुझे कुछ क्वेश्चन के डाउट हो रहे थे, वो देखने थे मुझे। लेकिन मेरा जो भी डाउट था ना वो सही था क्योंकि आंसर्स में भी वही मतलब रॉन्ग है मेरा वो क्वेश्चन का आंसर। मैंने अपना OMR शीट भी पहले तो डाउनलोड किया था और इसके लिए मैं इतना परेशान हो रही थी, PDF फाइल में ये नहीं ओपन हो रहा था। ये मैंने बाद में देखा तो मेरी जो गैलरी है ना फ़ोटोज़ वाली, उसमें ये इमेज मुझे दिखाई दी बाद में। अभी मेरे सामने मेरा पेपर भी है, OMR रिस्पॉन्स शीट भी है और आंसर की भी है। मैं सब मैच कर रही थी। इंग्लिश के तो 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। हिंदी में 1:28 वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, मैंने छोटी वाली ऑप्शन को टिक कर दिया था। मैंने पूरा 53 अटेम्प्ट किया था 60 में से। हिंदी इंग्लिश मिला करके 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। मैथ्स में जिन क्वेश्चन को लेकर के ये था कि वो क्वेश्चन गलत है, उसको तो बोर्ड ने भी गलत माना है 2 क्वेश्चंस को, और उनके मार्क्स सभी को देने हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड वाला, उसको बोर्ड ने सही माना है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से और मुझे ऐसा लगता है यही वो क्वेश्चन है जो कि गलत है, और इसका आंसर मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया था एग्ज़ाम के दौरान और इसका आंसर मेरा नहीं बन रहा था। और लास्ट में रहता है EVS, और EVS की बात करें तो इसमें भी मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो 500 ml वाला था, इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने इसे भी गलत किया है। अभी मुझे हो रहा था कि इतना सिंपल पेपर और फिर भी इतनी सारी गलतियाँ हो गई। बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस की भीड़ है जिसमें कि कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं। कोई 70 बता रहा है, कोई 75, तो कोई 80, तो कोई 50, 55, कोई 60 to 70। तब सबके अंदाजे हैं, कोई कंफर्म नहीं कह सकता ये क्या कट ऑफ रहने वाली है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है ना तब तक ये सिलसिला शायद चलता ही रहेगा। जो एग्ज़ाम दे करके आया है ना उसके अंदर क्या चल रहा है ना ये वही महसूस कर पा रहा होगा। खास तौर से तो तब जब हम बहुत सारी इसीलिए मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। मैंने भी कर दिया है 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जो कि काफ़ी आसान थे। फिर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में मैथ्स के मेरे दोनों के आंसर्स का गलत हो जाए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं आंसर की देखूं और फिर परेशान हूँ फिर से उस सब बातों को सोच करके। लेकिन इस बार मैंने देखा आंसर की और मेरे आंसर के अकॉर्डिंग जो नंबर बन रहे हैं, मैंने 53 अटेम्प्ट किया था 60 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 53 में से मेरे 7 गलत हो जाते हैं। बाकी अभी जो कंडीशन है जिस तरह से आंसर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से मेरे जो नंबर है वो कटने के बाद बन रहे हैं 44.25। अब डिस्क्रिप्टिव का देखना है कि डिस्क्रिप्टिव मेरे कितने मार्क्स बनते हैं। डिस्क्रिप्टिव में मैंने 37 नंबर का अटेम्प्ट किया है 40 में से। मैंने 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया है। छोड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसमें उतना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लिखा है और उसको मैं निगलेक्ट ही कर रही हूँ। अब जो बचे हैं 37 नंबर के जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें से मैथ्स के तो आंसर ही मेरे गलत हो गए हैं। तो अगर उनको हटा दिया जाए 8-9 नंबर, पता नहीं अब उनके मार्क्स कितने हैं मुझे ये भी आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो 4-4 नंबर का, या हाँ 4-4 नंबर का तो होना ही चाहिए वो मैथ का क्वेश्चन। तो वो 8 नंबर अगर हम हटा दें तो बचते हैं 29 नंबर। अब उन 29 में से मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं अब जब ये रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ये मैथ्स के दोनों ही क्वेश्चन, उसमें पूरा प्रोसेस तो मैंने एकदम स्टेप सारी सही, लास्ट तक मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला जो जिसमें कि वक्र पृष्ठ पूछा था उसमें मैंने लास्ट में मिस्टेक करके आंसर गलत कर दिया है।
और लास्ट स्टेप में ऐसे ही जो सेकंड वाला क्वेश्चन था टाइम को निकालना था, उसमें भी मैंने लास्ट में जहाँ पर आंसर के 1-2 स्टेप पहले मैंने वहाँ पर गलती कर दी। अब सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, उसमें वो स्टेप्स को नंबर देंगे या नहीं देंगे, अब ये जब रिजल्ट आएगा तब मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो स्टेप मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बहुत परेशान होती हूँ जब ये सब बातें सोचने लगती हूँ, लेकिन हमें शांति से बस अपने रिजल्ट का भी इंतजार करना है। और हाँ, एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्यों, तो ये हमारी ज़रूरत है और नीड है कि हम इस प्रक्रिया को अपने जारी रखें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू में चांस मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ मार्क्स से पीछे रह जाऊं, इंटरव्यू में चांस ना मिले। तो जब ऐसा कंडीशन हो जहाँ पर हमें लग रहा हो कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अच्छा यही है कि हम रिस्क ना लें, हम अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि टियर 1 में भी मैंने ऐसे ही सोचा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी टियर 2 के लिए। फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा पछताई भी हूँ। और अच्छा यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उस गलती को दोहराएं ना। तो टियर 2 का रिजल्ट चाहे जो भी हो, इंटरव्यू की तैयारी को हमें कंटिन्यू रखना है। अभी ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है कि यदि रिजल्ट नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले होते हैं, तो मैं ये सब समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इन सब फीलिंग से अभी गुजर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे प्रेशर है एक साथ, अभी कुछ भी नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा और आगे क्या होने वाला है। ये हम तब सोचेंगे जब टियर 2 का रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा हुआ या नहीं हुआ है, हुआ तो क्या करना है, नहीं हुआ तो क्या करना है, ये बाद में सोचेंगे। अभी बस यही सोचते हैं कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है और हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो प्लीज़ बी ऑप्टिमिस्टिक। हर प्रॉब्लम का केवल एक ही सल्यूशन नहीं होता है, तो प्लीज़ अपने जो सारे सिचुएशन है ना आसपास, उनका कोई एक सल्यूशन मत ढूंढिए। ये मत सोचिए कि बस यही हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद वो जब हो जाए ना तब भी सब ना ठीक हो। तो ज़रूरी है कि हम मजबूत बने और खुद को इस प्रेशर और घुटन में ना रखें, वरना फिर हर चीज़ बोझिल लगेगी। मैंने भी कुछ समय पहले यही गलती की थी और इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। बाद में ना इन सब बातों के लिए फिर एक रिग्रेट होगा। तो ज़रूरी है कि हम इसकी शुरुआत ही ना करें। समय समय पर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे होगा सब कुछ, पर ये सब कुछ सोचना छोड़कर हमें जो हमारा काम है उसे करना चालू कर देना चाहिए। मन में उठने वाले ये हजारों सवाल, इतनी सारे टेंशन, ये सब टेम्परेरी है, पर इस सिचुएशन में भी अपने काम को करते रहना हमें वही बाद में खुशी देता है और उस रिग्रेट से भी दूर रखता है कि चलो भला मैंने अपने काम को जारी रखा था। तो बस मेहनत करते रहना है और लगे रहना है। बी ऑप्टिमिस्टिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में।